well. How's my juniors doing? I hope you all are doing super well और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी. तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो. पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है. तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स. तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रिविजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी. तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो. सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में. तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. 3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? हे गाइस, वेलकम टू एफएफटी. आज हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 के टॉप 25. ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाता है व्हाट इज सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप. सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑगमेंटेड विद सिमेंटिक रूल्स. मतलब सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या होती है? आपकी ग्रामर, ठीक है, प्लस एट्रीब्यूट्स प्लस रूल्स या फिर सिमेंटिक रूल्स बोल लो. ठीक है, दीज सिमेंटिक रूल्स अप्लाई एक सेकेंड. These semantic rules specify how compute attributes associated with the grammar symbol. मतलब these symbols जो हैं, ये जो हमारे semantic rules होते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें attributes को associate करना है grammar के साथ. ठीक है, why SDD is needed to define the meaning of the language constructed, to perform the type checking में बहुत important होता है, to generate intermediate code, ठीक है, to construct a syntax tree. ठीक है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, एक होता है आपके कौन से होते हैं? आपके इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स. सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वो जो कंप्यूट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस टू पेरेंट्स. मतलब हम चिल्ड्रंस लेते हैं, नहीं, पेरेंट्स लेते हैं, कंप्यूटेड फ्रॉम बेसिकली पेरेंट, कंप्यूटेड फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट. ठीक है, इन सिंथेसाइज्ड है ये, है ना. तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है फ्लो होता है बॉटम अप. इसमें क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, मेरी ग्रामर ये थी, तो इसका मतलब क्या बना कि ई की जो वैल्यू है वो E1 की वैल्यू प्लस T1 की T डॉट की वैल्यू बनेगी, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई की वैल्यू जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी और ये दोनों क्या है? चिल्ड्रंस हैं. तो इसलिए ये होता है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स. ठीक है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स आपके होते हैं जो हम अपने पेरेंट से इनहेरिटेड करते हैं. मतलब जो पेरेंट का टाइप होगा वही बच्चे का टाइप होगा, है ना. ब्लड ग्रुप मान लो, जैसे ब्लड ग्रुप जो आपके पेरेंट्स का होता है उसी में से एक आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है, वही आपका होता है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट. इसमें फ्लो होता है टॉप टू डाउन. ठीक है, अब होते हैं एसडीडी विच इज सिंटैक्स डायरेक्टेड, क्या होता है? एसडीडी विच इज सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन. सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस होती हैं दो टाइप की. सबसे पहले होती है एस एट्रीब्यूटेड, इट ओनली यूजेस सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स. इसके अंदर आप इसको कंपैटिबल विद एलआर ग्रामर जो होती है, एलआर पार्सर्स के साथ कंपैटिबल है. ठीक है, फिर आती है एल एट्रीब्यूटेड एसडीडी, जो इसमें सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स दोनों होते हैं. ठीक है, सूटेबल फॉर एलएल पार्सिंग. फिर एवेल्युएशन ऑर्डर क्या होता है ऑफ एसडीडीज. ठीक है, एवेल्युएशन ऑर्डर मीन्स हाउ टू कंप्यूट एट्रीब्यूट्स विदाउट वायलेटिंग दी डिपेंडेंसीज. सबसे पहले पार्स ट्री डायरेक्टेड evaluations. Build the complete parse tree, evaluate the attributes in the order of the respective dependency. फिर क्या करना है? फिर टॉप डाउन evaluation. यूज एल एट्रीब्यूट्स, एल या एल बोल सकते हो या एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स. इवेल्युएटेड द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट फर्स्ट, देन इवेल्युएट द सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स. फिर आता है आपका बॉटम ऑफ इवेल्युएशन. उसमें क्या होता है? यूज्ड इन एलआर पार्सिंग या फिर एस एट्रीब्यूटेड. एज रिडक्शन अकर्स, कंप्यूट ऑल दी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, नो नीड फॉर फुल पार्स ट्री. ठीक है, फिर आपका आता है एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी ग्राफ. ठीक है, फिर उसमें क्या होता है? नोड्स आर रिप्रेजेंटिंग एज द एट्रीब्यूट इंस्टेंसेस, एजेस शो द डिपेंडेंसी एंड टोपोलॉजी सॉर्टिंग ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द इवैल्यूएशन ऑर्डर. फिर आपका आता है साइक्लिक, ये छोड़ दो,
अब सिंटैक्स ट्री बनाना है, ये मैंने शायद आपको उसमें भी पढ़ाया था, क्या कहते हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 के टॉप 5 में। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ढूंढोगे हाँ, कम प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस की प्रेसिडेंस सबसे कम है, तो हम ऐसे लिख देंगे प्लस और बाकी ब्रांच यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद इसको तोड़ दो और यहाँ पे कर दो बी, यहाँ पे कर दो सी, ये आपका बन गया। ठीक है, यही ऊपर करा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स ट्री एंड पार्स ट्री, सिंटैक्स ट्री जो होता है इंक्लूड्स टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, पार्स ट्री, सिंटैक्स ट्री क्या होता है, ओनली ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, साइज जो होता है पार्स ट्री का लार्ज होता है, सिंटैक्स ट्री का छोटा होता है। रिप्रेजेंट्स द फुल डेरिवेशन ऑफ द ग्रामर, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, पार्स ट्री क्या होता है, उसके यूज क्या होता है, ग्रामर चेकिंग के लिए यूज होता है। सिंटैक्स ट्री किस लिए यूज होता है, आपका कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, कंटेनिंग द नोड्स विच आर कैपिटल लेटर्स में, जिसमें नोड्स होते हैं वो हमारा होता है पार्स ट्री, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स होते हैं वो होता है सिंटैक्स ट्री। फिर आपका आता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज अ CFG विद सिमेंटिक एक्शंस embedded directly within the productions where actions can appear any position right hand side, basically right hand side पे हम लिखते हैं। ठीक है, actions executed during parsing। why SDT are used to generate intermediate code to build syntax tree to compute values and to perform type checking। examples क्या होते हैं, examples आपके ये जैसे है, example generating postfix notation, ये छोड़ दो। इसे वैसे आप बना सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ई प्लस, हाँ बेसिकली सिंटैक्स जो ट्रांसलेशन उसके पोस्ट फिक्स नोटेशन होते हैं उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। पोस्ट फिक्स नोटेशन आगे पढ़ेंगे उसको हम, फिर दिखाऊंगी मैं। ये एक्सप्लेन्स पोस्ट फिक्स नोटेशन यूजिंग सिंटैक्स ट्री, वही है जो नीचे हमने किया, वही है एग्जैक्टली, ऊपर जो किया वही है, कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे सबसे पहले ई गोज टू, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है ID प्लस IT इंटू IT। ठीक है, तो अगर इसको अगर हमें पोस्ट फिक्स में करना है तो कैसे करेगा, सबसे पहले वो करेगा E प्लस T। ठीक है, फिर ये इसको तोड़ देगा, सॉरी इसको नहीं तोड़ेगा, ये इसको तोड़ देगा T इंटू F में, फिर ये टूट जाएगा T में, ये टूट जाएगा F में। ठीक है, ये याद करके जाना आपको, ये जो रूल्स होते हैं SDD रूल्स ये याद करके जाने होंगे। ठीक है, ये टूट जाएगा फाइनली ID में, फिर ये टूट जाएगा ID में, फिर ये टूट जाएगा ID में। अब देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या किया, जब E प्लस T किया तो प्लस कर दिया प्रिंट, तो यहाँ पे हो गया प्लस प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे जाओगे, फिर आपका मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाएगा, फिर आपकी ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। तो हो जाएगा ID इंटू, और फिर ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये ब्रैकेट में अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा रही हूँ, फिर आपका आ जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगी आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन। ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन द पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, डिस्क्राइब द इंटरमीडिएट कोड, ये वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, इट इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड जनरेशन। 3 एड्रेस कोड्स होते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है अगर हमें गिवन है A इज इक्वल्स टू B प्लस C इंटू D, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे गिवन है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी उसको चूज करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसकी है, तो T1 इज इक्वल्स टू, ये है C, सॉरी उसको मैंने A लिख दिया, C इंटू D किया। फिर आपका हो जाएगा A, या इसको लिखते हैं T2 इज इक्वल्स टू B प्लस T1, एंड फाइनली A जो हो जाएगा वो हो जाएगा T2 के बराबर। अब इसमें एक छोटा सा चेंज हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे T2 यूज़ करने के बजाय हम सीधा A यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारा कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, 3 एड्रेस कोड में क्या हो जाए, ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ 3 एड्रेस मतलब ये जो A की वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, C की वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एड्रेस हो सकते हैं। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो अलाउड नहीं है। 3 एड्रेस कोड में सिर्फ और सिर्फ 3 ही एड्रेसेस हो सकते हैं। फिर आपका आता है क्वाड्रैपल्स, जो हमने ऊपर लिखा उसको सिर्फ और सिर्फ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में करने का तरीका होता है। कैसे होता है, सबसे पहले आपका ऑपरेंड आ जाता है,
फिर आपका ऑपरेटर 1 आ जाता है, फिर आपका ऑपरेटर 2 आ जाता है, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, इसमें ऑपरेंड क्या है, इसमें ऑपरेंड है ये मल्टीप्लाई। फिर क्या है, ऑपरेटर ये है, ऑपरेंड क्या है सी, फिर क्या है डी, फिर इसका रिजल्ट क्या है T1 में स्टोर कराया, फिर क्या है प्लस बी T1 और इसको स्टोर कराया T2 में। फिर क्या है, फिर है इज इक्वल्स टू, फिर ऑपरेंड क्या है T2, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस, मतलब कुछ है नहीं तो खाली छोड़ दिया, माइनस नहीं खाली है, डैश है ये, और उसको हमने स्टोर करा दिया ए में। ये हमारा होता है क्वाड्रपल फॉर्म। ट्रिपल फॉर्म में क्या होता है, उसमें बस ये रिजल्ट वाला जो कॉलम होता है ये हटा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, ये देखो सेम है बस, और क्या किया हमने, रिजल्ट वाला कॉलम हटा दिया, और यहाँ पे जैसे हम T1 यूज़ कर रहे थे ना, तो इसको हम नंबर कर देते हैं 1 2 3। यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा था T1, तो अब हम T1 तो नहीं पता उसको क्या है, क्योंकि रिजल्ट की टेबल हमने स्टोर नहीं कराई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, 0 से करा सकते हो, इंडेक्स 1 से करा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे ए, बस हो गया। नहीं, अब इसका तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इसमें डैश हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर आपका आ जाता है ट्रिपलेट्स, फिर आता है इनडायरेक्ट ट्रिपलेट्स। उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रिपलेट्स में कुछ नहीं होता, बस आपका एक ऐसे टेबल बन जाता है, उसके अंदर बेसिकली जो ऑपरेंड्स हैं, जो बेसिकली उसमें एड्रेसेस बेसिकली स्टोर हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रिपलेट्स। कंपैरिजन टेबल क्या होता है, कंपैरिजन टेबल आपका टेम्परेरी वेरिएबल्स इसमें होते हैं, ट्रिपलेट्स में टेम्परेरी वेरिएबल्स नहीं होते, और आपका 3 एड्रेस कोड में भी टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्वाड्रपल्स बेस्ट है, ट्रिपलेट्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट वाला कोड होता है वो नहीं होता, 3 एड्रेस कोड में ओके होता है। ठीक है, कोड जनरेशन जो होता है क्वाड्रपल से सबसे ज़्यादा ईजी होता है। फिर आता है आपका टाइप चेकिंग। व्हाट इज टाइप चेकिंग? ठीक है, टाइप चेकिंग इंश्योर्स ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स आर टाइप कंसिस्टेंट इन दी स्टेटमेंट। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ int a इज इक्वल्स टू 5.6, तो ये मुझे देगा एरर, क्योंकि a में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 की वैल्यू स्टोर करा सकती हूँ, 0.6 की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकती, मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा वरना। ठीक है, ये होता है हमारा टाइप चेकिंग। ठीक है, व्हाट इज द चेक? ठीक है, इंट प्लस फ्लोट जो है वैलिड है। ठीक है, बूलियन प्लस इंट जो है वो वैलिड नहीं है। एरे इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, फंक्शन कॉल्स जो होती हैं, अगर मैंने फंक्शन फ्लोट से डिक्लेयर किया है तो वहाँ पे मुझे फ्लोट वैल्यू ही भेजनी होगी, मैं इंट नहीं भेज सकती। अगर मैंने इंट से पैरामीटर डिक्लेयर किया तो मुझे इंट ही भेजना होगा। मेथड्स क्या क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस। ठीक है, सिंबल टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं, टाइप कोवर्जन कर सकते हैं, और टाइप चेकिंग डिटेक्ट्स द सिमेंटिक एरर बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, सिमेंटिक एरर हमने पढ़ा था कि मैं इंट के अंदर कहीं गलती से कैरेक्टर तो स्टोर नहीं करा रही है, आपका हो जाता है कैरेक्टर या फिर फ्लोट वैल्यू या बूलियन वैल्यू स्टोर तो नहीं करा रही है, आपका हो जाता है वो। फिर ये क्या है, जनरेट द 3 एड्रेस कोड फॉर दिस। अब ये ऊपर कराया है मैंने। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ऐसे लिया, इसमें कर दिया ए, अच्छा ये नहीं कराया, सॉरी। तो इसमें ना आपको वो करके जानी होगी प्रेसिडेंस याद। सबसे ज़्यादा होती है आपकी आईडी की, फिर आपका डिवीजन और आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका आ जाता है प्लस माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके होती है उसकी प्रेसिडेंस। अब कैसे करोगे, आप करोगे ऐसे, सबसे पहले सबसे कम प्रेसिडेंस होती है आपकी प्लस की, प्लस बोल रही हूँ, इक्वल टू की, असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो ये ए, फिर ये आ जाएगा, यहाँ पे पूरा आ जाएगा बी प्लस सी इंटू डी। अब क्या करोगे, अब इसमें सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे प्लस, तो एक साइड इसका बचा बी, दूसरी साइड बचा सी इंटू डी। फिर आप सी इंटू डी को तोड़ दो, फिर यहाँ कर दो सी, यहाँ कर दो डी, ये बन गया आपका। इसके अंदर आप, इसमें करना क्या था, 3 एड्रेस कोड बनाना था, हमने पता नहीं क्या कर दिया, हमने इसका वो बना दिया पास ट्री। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इंटू डी गिवन है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसकी, तो सबसे पहले इसको करेंगे टी सी इंटू डी, फिर हम करेंगे T2 इज इक्वल्स टू पी प्लस T1 और A इज इक्वल्स टू T2। ये कर लिया हमने, और ऐसे करके आप इसका क्वाड्रपल्स और ट्रिपलेट्स लिख सकते हो। ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया है। नाउ व्हाट इज बैक पैचिंग? बैक पैचिंग इसके आने के चांसेस कम है, पर मैंने एक PYQ में देखा था, बहुत पुराना PYQ था, उसमें देखा था मैंने, तो करके जाना।
बैक पैचिंग इज यूज टू हैंडल जम्प्स व्हेन टारगेट इज नॉट नोन, ठीक है, पर्टिकुलरली यूज्ड इन इफ एल्स वाइल स्टेटमेंट्स। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल जैसे मैं लिखती हूँ इफ कुछ कुछ कुछ, और यहाँ पे मतलब कुछ कुछ हमने कंडीशन डाल दी, फिर यहाँ लिखूंगी मैं एल्स। तो हमारा जो कंपाइलर है जब तक वो इसके ब्रैकेट के अंदर नहीं जाता है तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो इसका मतलब इफ के बाद क्या होगा उसको नहीं पता, ठीक है, या फिर एल्स के बाद क्या होगा उसे नहीं पता, उसको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, और वो कंडीशन चेक करेगा जब उसको एग्जीक्यूट कराना होगा कोड, कंपाइलर टाइम पे वो नहीं कर सकता। तो इसी को हम बोलते हैं बैक पैचिंग। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं खाली, जब हम रन टाइम पे उसको रन कराते हैं, जब उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे जाना है तो वो उसको यूज कर लेता है। यही होता है बैक पैचिंग बेसिकली। फिर आपका आता है ट्रांसलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कोड जंप। ये तो नहीं आएगा इसको। हाँ, डिक्लेरेशन हैंडलिंग, एक्सप्लेन हैंडलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। कंपाइलर मस्ट एलोकेट टाइप मेमोरी ऑफ द डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पास डिक्लेरेशन, ठीक है, एग्जाम्पल ये। फिर अपडेट द सिंबल टेबल, सिंबल टेबल अपडेट होता है, उसमें उसका नाम, उसका टाइप, उसका साइज, उसका मेमोरी लोकेशन, उसका स्कोप, वो सब डाला जाता है। फिर एट्रीब्यूट्स क्या यूज़ करे हैं हमने वो देखे जाते हैं। फिर उसके बाद एसडीडी का ये छोड़ दो। फिर आपका सिमेंटिक चेक होता है कि कहीं हमने रीडिक्लेरेशन अगर करा है तो वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया है, वो चेक होता है। फिर क्या होता है, फिर टाइप मिसमैच तो नहीं है वो चेक होता है। फिर होता है आपका करेक्ट एरे। एक सेकेंड में चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप को, ठीक है। तो ये सब होता है। अब इसके साथ आते हैं हम यूनिट 4। यूनिट 4 में मेनली सिंबल टेबल है और ऑप्टिमाइजेशन है जो आपका मेनली पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंबल टेबल क्या होता है, इट इज़ अ क्रूशल डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर एवरी फेज ऑफ द कंपाइलर, स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर्स, ठीक है, वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, लेबल्स जो भी हमने बनाया है उन सब की वैल्यू को स्टोर करता है। पर्पस क्या होता है, एक्ट एज अ डिक्शनरी, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड जनरेटर, ठीक है, हेल्प्स विद सिमेंटिक्स एरर, ठीक है। सिंबल टेबल में हम क्या क्या स्टोर कराते हैं, बहुत कुछ। सबसे पहले हम उसका नाम, उसका टाइप, उसका स्कोप, उसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है, साइज, ऐसे लिख के आना, बड़ा बड़ा लिख के आओगे नंबर मिलेंगे, वैसे पता होगा सबको, थर्ड ईयर में हो, ठीक है। पैरामीटर्स, ठीक है, अगर वो फंक्शन है तो उसका पैरामीटर्स। फिर उसका आ जाएंगे, अगर वो एरे स्ट्रक्चर है तो उसकी डायमेंशंस वगैरह क्या है, फिर उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एक्सेट्रा, ये सब हम स्टोर करा के रखते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक्सप्लेन दी डाटा स्ट्रक्चर्स यूज फॉर सिंबल टेबल। सबसे पहले आपका आता है लिंक लिस्ट, ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अ सिंपल एरे और अ लिस्ट स्टोरिंग एंट्री सीक्वेंशली, इजी टू लुकअप इसका, लेकिन जो इजी टू इम्प्लीमेंट, लुकअप जो है बहुत स्लो है, मतलब ढूंढना बहुत स्लो है, ओ एन हो जाता है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूज फॉर स्मॉल लैंग्वेजेस जो होती हैं, स्मॉल लैंग्वेजेस और सिंपल कंपाइलर के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, उसका लुकअप फास्ट हो जाता है। लॉग इन मेंटेन्स एंट्री इन द सॉर्टेड ऑर्डर, परफॉर्मेंस डिग्रेड्स टू ओ एन इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर अनबैलेंस्ड है, ठीक है। यूज्ड इन टेबल नीड सॉर्टिंग ट्रैवर्सल। फिर आता है हैशमोज, जो सबसे हैश टेबल्स जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, इसका एवरेज जो केस होता है वो O1 हो जाता है, विच इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट, ठीक है। हैश फंक्शन को यूज़ करता है उसको इंडेक्स एलोकेट करने के लिए। कोलिजन जो होता है रिजॉल्व हो जाता है यूजिंग चेनिंग एंड ओपन एड्रेसिंग, बेस्ट सूटेड फॉर रियल कंपाइलर्स, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, हाँ, और क्या क्या करता है ये, स्कोप को छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट। फिर आता है एक्सप्लेन एरर इन कंपाइलेशन, मैंने ऊपर बता दिया है। आपके यूनिट, जो आपका यूनिट 1 और 2 का मैंने टॉप 25 कराए थे वो बता दिए, उसमें था ये क्या क्या होता है। लेक्सिकल एरर जो होता है, डिटेक्ट्स द लेक्सिकल एनालाइजर, डिटेक्टेड बाय लेक्सिकल एनालाइजर, क्या क्या चेक करता है, एग्जाम्पल इलीगल कैरेक्टर, माल फॉर्म्ड नंबर्स, ठीक है, इनवैलिड टोकन, ये सब वो चेक करके रखता है। फिर सिंटैक्स एरर आ जाता है, वो क्या करता है, डिटेक्टेड बाय द पार्सर, ठीक है, डिटेक्टेड बाय द पार्सर, क्या करता है वो, मिसमैच्ड कोलन, मिसमैच पैरेंथेसिस, इनकरेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर, वो सब वो चेक करता है। पार्सर में परफॉर्म पैनिक मोड रिकवरी, फेज लेवल रिकवरी, एरर प्रोडक्शन, मतलब एरर प्रोडक्शन मतलब बेसिकली शो कर देना कि एरर है। सिमेंटिक एरर में क्या आ जाता है, अगर हमने इंट के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करा दी, ऐसे अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है कोई, वो करा दिया। इनकम्पैटिबल कॉल, मतलब मैंने अगर इंट फंक्शन के लिए बनाया था, पैरामीटर इंट फंक्शन था, लेकिन मैंने भेज दिया कोई फ्लोट वैल्यू, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग एरे इंडेक्सिंग, तो वो सब आ जाएगा। फिर रन टाइम एरर, नॉट दी पार्ट ऑफ कंपाइलर फेज, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है तो इसको भूल जाओ।
फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। क्या है, मैंने एक्स के अंदर ए और बी को स्टोर करा के रखा, फिर वापस से मैं ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। क्यों करनी है भाई, इसके अंदर आप ऐसे स्टोर करा दो। फिर आता है आपका डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड एलिमिनेशन में क्या होता है, ठीक है, अब हाँ, जैसे यहाँ पे ऊपर हमने पहले 10 से इनिशियलाइज किया, फिर 20 से किया। क्यों किया 10 से इनिशियलाइज, एक ही बार 20 से कर दो, क्यों बार बार करना है काम, है ना। फिर आपका आता है कांस्टेंट प्रोपगेशन। मतलब जैसे अगर ये यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल्स टू 5 + 6, तो 5 + 6 की वैल्यू मुझे पता है ना 11 होगी, तो 5 + 6 क्यों लिखना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपगेशन, ठीक है, यही है बेसिकली। फिर आता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। जो एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, ये एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स हैं, उसको चेंज करके आप कर दो चीपर वंस यूज, जैसे XOR, ठीक है, XOR। या फिर आप यूज कर सकते हो आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स, और आप यूज कर सकते हो आप वो बिट वाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हो, या प्लस यूज कर लो, ठीक है। तो ये सस्ते होता है कंपैरेटिवली। इनफैक्ट हमने पढ़ा था कि जब हमें उसमें पढ़ा था, मतलब डीएसए में कभी किसी ने अच्छे से डीएसए किया होगा, तो उसमें आता है कि आपको बेसिकली हमें ढूंढना है कुछ, तो हम कई बार बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, बट वो फास्ट होता है कंपेयर के लिए, वो बेटर ऑप्टिमाइज्ड माना जाता है। फिर आता है आपका टाइप प्रोपगेशन। मतलब ये कि x इज इक्वल्स टू वाई किया, मतलब x के अंदर हमने y की वैल्यू स्टोर कराई, फिर वापस से x के अंदर हम z के अंदर हम x की वैल्यू स्टोर करा ले। x को बनाना ही क्यों है, जब y से ही सारा काम हो रहा है तो सीधा z में y की वैल्यू स्टोर करा दो। फिर आता है लूप ऑप्टिमाइजेशन। उसमें क्या होता है, इनवेरिएंट कोड मोशन। उसमें क्या करते हैं हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ फॉर, ठीक है, और उसका कुछ है और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ठीक है। उसमें एक चीज मैं कर रही हूँ, टेम्प इज इक्वल्स टू a + b, और a को मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर रखा है लेट्स से 10, और b को मैंने कर रखा है 20। अब देखो थ्रू आउट जो a + b की वैल्यू है, अगर वो कांस्टेंट रहने वाली है तो फिर मैं 10 को बाहर ही डिक्लेयर कर देती हूँ ना, रादर देन अंदर डिक्लेयर करने के, ठीक है। क्योंकि अंदर डिक्लेयर होगा इसका मतलब हर बार जब लूप चलेगा वो काम करेगा, तो दैट इज यूजलेस। तो पहले डिक्लेयर कर दो, तो यहीं पे कर दो टेम्प इज इक्वल्स टू a + b, ठीक है। ये होता है आपका इनवेरिएंट कोड मोशन। फिर आता है लूप अनरोलिंग। उसमें क्या होता है, अगर मैंने लिखा है फॉर और मैं करा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, तो सी आउट करा रही हूँ मैं ARR ऑफ आई, तो रादर देन एक बारी में ARR ऑफ आई कराने के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ सी आउट ARR ऑफ आई +1। अब क्या होगा, लूप जो होगा वो कम चलेगा, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो काम तो सेम हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, बट क्योंकि हमारा कंपाइलर के लिए ये चीज़ आसान होती है तो हम इसको लूप अनरोलिंग करते हैं, ठीक है। वो हम नहीं करते, मतलब हमारा कंपाइलर करके ही देता है हमें, इसको बोलते हैं लूप अनरोलिंग। फिर आता है इंडक्शन ऑफ वेरिएबल एलिमिनेशन। मतलब अगर कहीं पे कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है उसको हटा दो। फिर आता है लूप फिजन। मतलब दो लूप हैं जो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम जगह पे खत्म हो रहे हैं, तो उन दोनों को उनका काम एक ही लूप में करा दो रादर देन दो लूप बनाने के, ठीक है। फिर आपका आता है डेड कोड एलिमिनेशन। वो इसका लूप ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट नहीं है, बट आता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है अगर गिवन है इंट a इज इक्वल्स टू 5, अब ये a मैंने कहीं यूज ही नहीं किया तो इसको हटा दो, सिंपल, कुछ नहीं है बस। फिर आपका आता है फाइनली बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो प्रोग्राम। बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो प्रोग्राम, उसमें क्या होता है, अ बेसिक ब्लॉक इज अ स्ट्रेट सीक्वेंस कोड विद सिंगल एंट्री एंड सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट, ठीक है। नो ब्रांच एक्सेप्ट फॉर स्टार्ट और एंड। आप उसमें अगर वह घुस गए तो आप फिर बाहर निकलोगे। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखने होते हैं लीडर्स, ठीक है। लीडर्स कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो लीडर होता है। दूसरा क्या है, टारगेट ऑफ द जंप जो होता है वो भी हमारा लीडर होता है। और तीसरा क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप, वो भी हमारा लीडर होता है, ठीक है। इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है, तो लीडर्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लीडर होता है तो ये लीडर होगा, ठीक है। फिर इसमें ये वाला पार्ट जो होता है, उसमें क्या लिखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद जो होता है वो लीडर होता है, तो ये लीडर होगा, ठीक है। और एक सेकंड, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमारा ये एक लीडर हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी, इतना पार्ट, ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट जो है ये लीडर हो जाएगी हमारी एक।
और ये एल स्टेट में जो है ये लीडर हो जाएगी, तो हमारा एक इतना पार्ट बनेगा लीडर, तो ये एक बेसिक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा बेसिक ब्लॉक हो गया, ये तीसरा बेसिक ब्लॉक हो गया, और ये एक हमारा फोर्थ बेसिक ब्लॉक हो गया। इसमें क्या है, इसमें अगर एक बार आप यहाँ पे आ गए तो जब तक आप यहाँ का काम एग्जीक्यूट नहीं कराते तो आप नहीं बाहर जा सकते। इसमें क्या है, ये चेक कर लेगा पहली लाइन में कि क्या इफ़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू z है, अगर हाँ तो अंदर घुस जाएगा, नहीं होगा तो फिर सीधा एल्स में चला जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम बेसिक ब्लॉक में हम इसको डिफाइन करते हैं। ये हमारा होता है बेसिक ब्लॉक। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है, इसको हम नेम दे देंगे B1 B2 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 बेसिकली ब्लॉक 4, तो हमारा आ जाएगा B1 फिर B2 B3 फिर आ जाएगा B4। तो ये, और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे स्टार्ट और यहाँ पे आप लिख दोगे एंड। ये हमारा होता है बेसिकली कंट्रोल फ्लो ग्राफ, इसी को बोलते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, फिर क्या है आपका एक्सप्लेन डैग। व्हाट इज डैग? डैग इज अ डायरेक्टेड एक्रेलिक ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म कैप्चर्स द कॉमन सब एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर इनको ऐड कराना है, मुझे अगर a प्लस बी प्लस ए प्लस बी कराना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी a प्लस बी प्लस, ठीक है। अब अगर इसका, अब देखो एक सेकेंड, अब ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस बी। इसका मतलब इसकी जो ये वाली एज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, a प्लस बी। इसकी जो ये वाली एज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, a प्लस बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा a प्लस बी प्लस a प्लस बी। तो इसी को बोलते हैं डैग, विच इज डायरेक्टेड एक्रेलिक ग्राफ, एलिमिनेट्स द रिपीटेड कंप्यूटेशन, बार बार हमें उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, एड्स इन लोकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक। ठीक है, एक्सप्लेन लूप ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्निक्स, मैंने ऊपर पढ़ाया है ये जस्ट अभी। ठीक है, इनवेरिएंट कोड, अगर कोई कोड इनवेरिएंट है, जैसे ये a प्लस बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, a और b की वैल्यू सेम है तो उसको बाहर ही कर दो। ठीक है, फिर आपका आता है इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, मतलब क्या है, रिप्लेस द एक्सपेंसिव इंडक्शन वेरिएबल्स विद द सिंपलर वन। बिफोर क्या है, i इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, आफ्टर क्या कर दिया हमने, फिर ये छोड़ दो, इंडक्शन वेरिएबल ये कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ दो। फिर है आपका लूप अनरोलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले क्या था, फॉर लूप था 0 से लेकर 3 तक चल रहा था और उसके बाद काम कर रहा था। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने एक्सप्लिसिटली कर दिया यहाँ पे i, ऐसे कर दिया 1 2 3 4, उसको पूरे लूप को खोल दिया, बेसिकली लूप की जगह हमने टाइप करके लिख दिया, तो उससे काम फास्ट हो जाएगा। फिर है लूप फ्यूजन, 2 लूप है जो काम सेम कर रहे हैं विद सेम रेंज, उनको कंबाइन कर दो। फिर है लूप फिजन। ठीक है, स्प्लिट लार्जर लूप्स इनटू स्मॉलर लूप टू इम्प्रूव लोकेलिटी, मतलब 2 बड़े बड़े लूप्स हैं उसको हम 2 छोटे छोटे काम करा सकते हैं, तो अब उनको 2 छोटे छोटे कामों में बांट दो, रादर देन बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक हम 0 से 5 तक करा रहे थे, दूसरा 5 से 10 तक करा रहे थे, है ना। तो पहले क्या काम होता है, 0 से सीधा 10 तक हो रहा था, तो अब रादर देन 0 से 10 तक कराने के पहले 0 से 5 तक करा लो, फिर 5 से 10 तक करा लो, ऐसे करके। ठीक है, फिर आता है आपका पीपल ऑप्टिमाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, जितने पेपर मैंने देखे हैं उसमें आया है। ठीक है, व्हाट इज पीपल ऑप्टिमाइजेशन? इट इज द स्मॉल स्लाइडिंग विंडो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टारगेट्स द पीपल ऑप्टिमाइजेशन, रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, जंप टू जंप सीक्वेंस। बेसिकली हम क्या करते हैं उसमें 3 से 15 की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम उठाते हैं, ठीक है, उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको डाल देते हैं इस पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आपका पीपल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके टारगेट्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, रिडंडेंट कोड इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई कोड बार बार रिडंडेंट है तो उसको हटा के उसका ऑप्टिमाइज कोड डाल दो। ठीक है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई, अब जैसे अगर x इज इक्वल्स टू x प्लस 0 है तो रादर देन ये करने के सीधा x कर दो ना, 0 क्यों करना है, या मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है किसी चीज़ को, हम किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज यूजलेस। ठीक है, तो यही होता है आपका पीपल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फिर आपका आता है फाइनली रजिस्टर एलोकेशन एंड असाइनमेंट।
रजिस्टर्स आर दी फास्टेस्ट स्टोरेज सीपीयू बट इट इज़ लिमिटेड। तो कौन से रजिस्टर को हम एलोकेट करेंगे उसी को हम बोलते हैं रजिस्टर एलोकेशन। ठीक है, व्हेन टू स्पिल मतलब हमारी मेन मेमोरी में कुछ हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं, स्टैक मेमोरी में स्टोर करा देते हैं रादर देन रजिस्टर में डालने की, जब हमारे पास रजिस्टर कम होते हैं लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल स्टोर कराने के लिए हैं वो ज़्यादा होते हैं। रजिस्टर एलोकेशन डिसाइड विच वेरिएबल टू स्टे रजिस्टर्स। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है, ये ग्राफ कलरिंग एल्गोरिदम्स के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे नोड बन जाते हैं। इन्फ्रेंस एजेस बिटवीन द, ये छोड़ दो। बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे पास मैंने आपको बताया था बेसिक ब्लॉक है, तो उसके अंदर फिर यहाँ पे ऐसे है B1 B2, तो इसके अंदर जो रजिस्टर एलोकेट हुआ है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। ग्राफ कलरिंग ग्राफ में क्या था, कलरिंग ग्राफ थ्योरम में कि जो दो एडजेसेंट नोड है उनके अंदर सेम कलर नहीं हो सकता, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आता है रजिस्टर असाइनमेंट। एक्चुअली हम रजिस्टर को असाइन कर रहे होते हैं, मतलब हमारी जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्चुअली हम एक मेमोरी हमारे हार्डवेयर में एलोकेट कर रहे होते हैं फॉर द टाइम बिंग, उसी को बोलते हैं रजिस्टर असाइनमेंट। गोल्स क्या है, मिनिमाइजिंग द लोड, रिड्यूस दी मेमोरी ट्रैफिक एंड इम्प्रूव स्पीड। ठीक है, फिर आपका क्या है, फिर आपका है इश्यूज इन कोड जनरेशन। इश्यूज इन कोड जनरेशन में क्या होगा, अ कोड जनरेटर कन्वर्ट्स द इंटरमीडिएट कोड इनटू टारगेट कोड। ठीक है, इसके इश्यूज क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, चूजिंग द बेस्ट मशीन इंस्ट्रक्शन टू फॉर ऑपरेशन, मतलब ताकि फटाफट काम हो इसलिए बेस्ट इंस्ट्रक्शन को चूज करना। ठीक है, सेम सम आर्किटेक्चर सपोर्ट मल्टी ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस, और कुछ होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। फिर आपका आता है रजिस्टर एलोकेशन एंड स्पिलिंग। ठीक है, असाइनिंग रजिस्टर असाइनिंग दी अवेलेबल रजिस्टर स्पिल दी मेमोरी व्हेन रजिस्टर्स आर इनसफिशिएंट। फिर आपका होता है एड्रेसिंग मोड्स, वो कौन से होते हैं, इमीडिएट, बेस प्लस ऑफसेट, इंडेक्स्ड, डायरेक्ट। चूज द प्रॉपर एड्रेसिंग मोड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। फिर होता है कॉलिंग कन्वेंशंस, हाउ आर पैरामीटर्स पास्ड, हाउ रिटर्न वैल्यूज आर हैंडल्ड एंड स्टैक फ्रेम लेआउट क्या है वो। फिर आता है आपका मशीन कंस्ट्रेंट्स। मशीन कंस्ट्रेंट्स क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हमने यूज़ किए हैं वो कितने हैं हमारे पास। ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं कुछ, वो क्या, उनका क्या सीन है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में आपका होता है कि जैसे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, किस सीक्वेंस में उसको फॉलो करना है, वो आपका वैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है सिंपल कोड जनरेटर। उसमें क्या होगा, फिर आपका आएगा, उसमें आएगा 3 एड्रेस कोड। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं, सिंपल आपका इनपुट्स क्या होते हैं, आपका 3 एड्रेस कोड, सिंबल टेबल और रजिस्टर स्टेटस। आउटपुट क्या होता है, टारगेट असेंबली कोड, रजिस्टर एलोकेटेड डिसीजंस। एल्गोरिदम आउटलाइन ये है, छोड़ दो। फिर आपका है स्ट्रेंथ रिडक्शन के एग्जांपल्स दे दो थोड़े से। ठीक है, तो स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन को आप प्लस कर सकते हो या शिफ्ट से कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ रिडक्शन की एग्जांपल है। स्ट्रेंथ रिडक्शन रिप्लेसेस दी एक्सपेंसिव ऑपरेशंस विद दी फास्टर ऑपरेंड, जैसे शिफ्ट या फिर ऐड। ठीक है, तो इसके साथ आपका खत्म होता है टॉप 25 ऑफ योर, क्या बोलते हैं, टॉप 25 ऑफ योर यूनिट 3 and 4। ऑल द बेस्ट फॉर योर CD एग्जाम्स, अच्छे से करके आना।